तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में जीके जीएस का प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और साथ ही साथ में मैं कुछ आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ, इसमें आगे आपको मिल जाएगा। देखिए ध्यान दे, यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान दे, इस वीडियो में सभी प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। 1 से 5 तक के प्रश्न निम्न स्तर के हैं, 6 से 10 तक के प्रश्न सामान्य स्तर के हैं, 11 से 15 तक के प्रश्न उच्च स्तर के हैं। ठीक है, कहने का सेंस ये बनता है कि जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, ये 3 स्तर के प्रश्न होते हैं। पहला स्तर निम्न स्तर का, दूसरा सामान्य स्तर और उच्च स्तर का। जो विद्यार्थी कम पढ़ते हैं वो निम्न स्तर का सवाल का उत्तर सभी लोग दे देते हैं। सामान्य में वो होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं, और उच्च स्तर में वे लोग जो गहन और डीप पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुआ था। ये बहुत सिंपल सा सवाल है। तो ऑप्शन आपके सामने पहला ये है कि 1908, बी में है 1909, या सी में 1919, या डी में 1935। तो राइट आंसर दोस्तों इसका देख लेते हैं क्या होने वाला है। राइट आंसर होगा इसका 1919 में। ठीक है ना। और वहीं बात करेंगे इसमें कि जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा है। ठीक है ना। तो जालियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक बगीचा है। ठीक है ना, जहां 13 अप्रैल 1919 को जनरल एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के 79 लोगों को मार डाला। ठीक है ना। तो वहाँ पे उस बगीचे में सभी लोग क्या हुए थे, इकट्ठे हुए थे, और कुछ मीटिंग हो रही थी। तब उस वक्त जो 13 अप्रैल 1919 का दिन था, वो 13 अप्रैल का जनरल डायर जो था उसने क्या गोलियां चलवा दी थी। ठीक है ना। सभी लोग वहाँ पे, ज़्यादातर लोग वहाँ पे मर गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद में उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी। तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्न ये आ गया, मतलब कि आपको समझ में आएगा जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह ने। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सिंपल सा है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। तो ये स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, यानी कि कहने का मतलब कब आज़ाद हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, ए 1970, 1972, 1975 या 1971। तो ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को शायद इसका आंसर जरूर पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर होगा 1971 में क्या हुआ था कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक है ना। वही हम बात करेंगे इसमें आगे कि 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। तो जब बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे, तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान थे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन को बोल सकते हैं क्या? लोहा। ठीक है ना। लोहा की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? आपके सामने ऑप्शन है बेरी या स्कर्वी या एनीमिया या मधुमेह। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो राइट आंसर होगा इसका एनीमिया रोग होता है शरीर में आयरन की कमी से। वहीं इसमें बात करेंगे कि आयरन की गंभीर रूप से कमी में एनीमिया रोग होता है। थकावट, सांस फूलना या सीने में दर्द जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं। किससे? तो एनीमिया रोग से और आयरन की कमी होने से। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मुर्रा नस्ल है, नस्ल में होता है प्रजाति। ठीक है। तो मुर्रा किसकी नस्ल है? यहाँ पे जानवरों के नाम लिखे गए हैं। जो आंसर सही हो वो कमेंट जरूर करें। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर होगा इसका भैंस की। तो मुर्रा क्या है? भैंस की एक नस्ल होती है। मुर्रा भैंस की नस्ल है। मुर्रा विश्व की सबसे अच्छी भैंस की दुधारू नस्ल है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। और ये भी सवाल आया है कि यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में दोस्तों। मैंने बहुत सारे पेपरों में देखा है, रेलवे, दरोगा, बिहार पुलिस, सब में देखा, बैंक में, यहाँ तक कि मैंने देखा है क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है रावी, सतलज, चिनाब, झेलम। इसमें कौन सा राइट आंसर सही होगा? तो इसमें सही आंसर है सतलज। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। ठीक है ना। वही हम बात करेंगे इसमें कि भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है, किस जिले में, किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और किस जिले में? तो बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। यह 865 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद
भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि जो भाखड़ा नांगल बांध है वो दूसरा है भारत में सबसे ऊंचा। पहला कौन है? तो ये टिहरी बांध, ठीक है ना। ये पहला कौन है? तो ये टिहरी बांध पहला है, मतलब सबसे ऊंचा है। आगे समझ गए। और सतलुज भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 865 फीट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी सामान्य वर्ग के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लेते हैं अगला प्रश्न। हम पीछे क्यों आ गए? आगे जाना है हमें, पीछे नहीं, आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई थी। यदि आपने यहाँ पे वास्तु मैंने लिख दिया है, यहाँ पे वस्तु होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या। तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु, वो कौन सी वस्तु है जो हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई थी। तो हड़प्पा एक स्थल का नाम है, और ठीक है, और जो पुराने ज़माने में वहाँ पे थोड़ा सा मतलब वहाँ पे लोग बहुत शहरी लोग रहते थे वहाँ पे पहले ज़माने में, ठीक है। तो वो मतलब कि वहाँ के लोग कौन सा वस्तु यूज नहीं लाते थे, या कौन सी वस्तु वहाँ पर नहीं मिला है। ऑप्शन सबके सामने है कि बर्तन, गहने, सूती वस्त्र या ताम्र शीशा। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसमें आंसर होगा सूती वस्त्र। तो इसका देख लेते हैं आंसर, सूती वस्त्र होने वाला। सूती वस्त्र क्या है कि हड़प्पा स्थल से नहीं मिला है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यही में बात करेंगे कि सूती वस्त्र हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन है कि नामेरी टाइगर रिजर्व, ये थोड़ा सा सिंपल सा भी है। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका। राइट आंसर होगा असम, असम राज्य में है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपको डिस्कशन में कुछ नहीं लिखा गया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की। तो कृष्णदेव राय यहाँ पे नाम आ रहे हैं ना। तो अपनी माता के नाम पर, उनकी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना हुई थी। अगर उनकी माता का नाम आपको याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। उनकी माता के नाम पर विजयनगर के समीप एक उपनगर की स्थापना की है किसने? देवराय ने। उसका नाम क्या है? तो वहीं देख लेते हैं। ऑप्शन से आपके सामने हम्पी, नगल, बरार या नागलापुरम। तो इसमें से राइट आंसर होगा नागलापुरम, ठीक है ना। देख भी लेते हैं आंसर, नागलापुरम। वहीं बात करेंगे यहाँ पे कि नागलापुरम शहर विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के शासन काल में उनकी मां नंगला देवी के स्मृति में बनाया गया है, ठीक है ना। ठीक है, तो उनकी माता का क्या नाम था? नागला नाम था। उनकी माता का क्या नाम था? नंगला, है ना, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभास किस परिघटना के कारण है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सामान्य लेवल का क्वेश्चन है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो अपवर्तन होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन होगा। चलिए आंसर देख भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपवर्तन सही है, अपवर्तन। वही हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसमें कि वायुमंडल अपवर्तन के कारण वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं, यानी कि सिल्वर नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है हॉर्न सिल्वर, माणिक सिल्वर, जर्मन सिल्वर, लूनर कॉस्टिक। तो इन 3 ऑप्शंस में तो आ रहे हैं सिल्वर। तो इसमें तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें सिल्वर आ रहे हैं, तो आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, ये वाला होगा। तो ऐसी बात नहीं है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर ये जर्मन सिल्वर होगा। जर्मन सिल्वर इसका राइट आंसर होगा। अब बोलोगे कि इसमें जर्मन सिल्वर में तो जर्मन क्या आ रहा है, मतलब सिल्वर आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए हम आगे देख लेते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या है। तो वो जर्मन चांदी जो है, सिल्वर को चांदी नहीं बोलते ना, जर्मन चांदी जो है तांबा, जस्ता और निकल से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहीं चांदी आ रही है कि नहीं आ रही है? तांबा है, जस्ता है और निकल है। इन तीनों का मिश्रण क्या होता है? जर्मन चांदी होता है। आगे देख लेते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। यहाँ पे था हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो आपको याद होगा कि 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था ना प्रथम विश्व युद्ध। तो ये उस दौरान 1915 की बात है। देखो 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में कौन सा देश शामिल हुआ था। तो दूसरी तरफ से हंगरी, इटली, ऑस्ट्रिया ये सब देश थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था कौन। तो इसमें बुल्गारिया सही आंसर हो जाएगा। बुल्गारिया उस टाइम क्या हुआ था, मतलब शामिल हुआ था। देख भी लेते हैं आंसर इसका, तो बुल्गारिया सही आंसर होगा, ठीक है। हम इसमें आगे बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया वर्ष 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के पूर्व युद्ध सहयोगी इटली ने 1915 में इंटेंट के विपक्ष में यानी कि पक्ष से युद्ध में प्रवेश किया था, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। तो अभी तक कौन से प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं। ऑप्शन जो आपके सामने है, चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, सी.डी. देवगौड़ा, यहाँ पे सी.डी. देवगौड़ा होगा, और यहाँ पे चंद्रशेखर। यानी इसी प्रश्न ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री वो थे लेकिन वो किसी भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए थे, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर होगा चंद्रशेखर बाबू, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, तो राइट आंसर होगा चंद्रशेखर जी। ये कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने थे लेकिन प्रधानमंत्री थे। ये 8वें क्रम के प्रधानमंत्री देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चंद्रशेखर 8वें प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने तथा वह उत्तर प्रदेश के एक किसान के बेटे थे जिनका जन्म 1 जुलाई 1927 को हुआ था, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रशेखर जी कहाँ के थे, तो उत्तर प्रदेश के थे, और ये 8वें क्रम के प्रधानमंत्री थे जो कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बने थे या कार्य नहीं किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन है, आगे देखिए, ये भी तो और भी ज़्यादा टफ होने वाला है, ठीक है। ये क्या करेगा कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि ये प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य आ सकते हैं राज्यसभा में, एक राज्य से, ये संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, किस अनुसूची में है। तो ये आपको हो जाएगा राइट आंसर। आपके पास देखिए ऑप्शन है पहली, चौथी, 5वीं, 10वीं, कौन सा आंसर होगा। तो राइट आंसर जो इसका देख लेते हैं, राइट आंसर होगा चौथी अनुसूची के अंतर्गत प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या आवंटित किया गया है, ठीक है ना, निर्धारित किया गया है। वहीं इसमें अगला बात करें डिस्क्रिप्शन में से क्या लिखा है देख लेते हैं कि चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन निकल गया कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितने होते हैं, 250 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो आप लोग जानते ही हो, तो 1600 ईस्वी में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में ना। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस एक्ट के द्वारा भारत में उसका व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, किस एक्ट के द्वारा। ऑप्शन आपके सामने है, 1773 के रेगुलेटिंग होगा यहाँ पे, और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट, या 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसमें राइट आंसर होगा ये 1813 का। देख भी लगता है इसका आंसर हाँ 1813 का चार्टर एक्ट। आगे देखते हैं कि 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न होने वाला है और ये टफ लेवल का भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में सभी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और इसमें निम्न वर्ग के हैं, सामान्य वर्ग के हैं और उच्च लेवल के भी हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर ले, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर ले आप लोग। चलिए तो
प्रश्न को पढ़ते हैं कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये जो बात हो रही है ना, ये किस क्षेत्र में है, तो ये झारखंड और छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में आता है ना। दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो बता दें कि पंचवर्षीय किस में हुआ था, ये तो आपको द्वितीयक में हुआ था, है ना। द्वितीयक में देख भी लेते हैं इसका आंसर, तो द्वितीयक में हुआ था, ठीक है ना। और यहीं पे बात करेंगे इसमें कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण द्वितीयक पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और इससे होने से हुआ क्या कि कोयला उत्पादन को तीव्र किया गया तथा जहांगीर भाभा के साथ परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। यहाँ पर आयोग हो जाएगा, याद देखिएगा। तो ये रहा दोस्तों ये 15 सवाल जो इसमें निम्न थे और सामान्य भी थे और उच्च लेवल पे भी थे, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग देन उसके बाद आपको है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।